डैड, सुनील एक थर्ड क्लास रेलवे बुकिंग क्लर्क की बेटी दीपा से प्यार करता है। व्हाट नॉनसेंस, ये बात मैं ही नहीं सारा कॉलेज जानता है। नहीं बेटी, सुनील इतना मूर्ख नहीं है। विश्वव्यापी ख्याति का मालिक है। बड़ी से बड़ी पोस्ट उसे मिल सकती है। वो चाहे तो किसी स्टेट की राजकुमारी से शादी कर सकता है, किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री या मिल का मालिक बन सकता है। वो अपने उज्जवल भविष्य को एक रेलवे बुकिंग क्लर्क के क्वार्टर के अंधेरे में धकेलना कभी पसंद नहीं करेगा। डैड, वो दीपा से प्यार करता है, इतना अधिक कि उसके लिए फैक्ट्रियां, कारखाने और करोड़ों की दौलत ठुकरा सकता है। फिर स्वयं उसका अपना भविष्य क्या कम उज्जवल है। विश्वव्यापी ख्याति का खिलाड़ी जिसको कोई भी बड़ी पोस्ट मिल सकती है, फॉरेन डिपार्टमेंट में, होम मिनिस्ट्री, या केवल उस सूरत में जब तुम खुशी से उसे अनुमति दोगी। क्या मतलब, तुम सुनील से बहुत प्यार करती हो? बहुत अधिक डैड। अगर तुम्हारी शादी सुनील से न हुई तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी। तो फिर सुनील को तुम्ही से शादी करनी पड़ेगी बेटी। मगर कैसे डैड? बेटी, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। हम संसद सदस्य भी हैं, मंत्रिमंडल में भी हमारा बहुत प्रभाव है। हम राजा न सही किंतु एक भूतपूर्व रियासत के महामंत्री तो हैं। फिर हम रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं। हाँ बेटी, हम इतना प्रभाव तो रखते हैं कि हमारे एक संकेत पर सुनील का किसी भी पोस्ट को पाने का सपना ही रह जाएगा। उसे क्लर्की से आगे कोई नौकरी नहीं मिल सकेगी, चाहे वो देश के किसी भी भाग में चला जाए। नम्रता देवी का कलेजा धक से रह गया था। फिर उन्होंने सुशीला की आवाज सुनी। मगर डैड, वो तो संसार का माना हुआ खिलाड़ी है। भारत छोड़कर किसी भी दूसरे देश में जा बसेगा, ये भी असंभव है। माना हुआ खिलाड़ी इसलिए है कि अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसकी एक टांग किसी एक्सीडेंट में टूट जाए या एक हाथ ही खो बैठे तो कहाँ का खिलाड़ी रह जाएगा। नम्रता देवी सिर से पांव तक उठी। उन्होंने सुशीला की आवाज सुनी जो कह रही थी, डैड सच। हाँ बेटी, हम अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए क्या नहीं कर सकते। फिर तुम जानती ही हो कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। हम चाहे तो सुनील हवा में गायब हो जाए, लेकिन हम इतने निर्दयी नहीं कि एक विधवा औरत के इकलौते बेटे को उससे हमेशा के लिए छीन ले। इनकार सूरत में उसके लिए इतनी ही सजा बहुत है, और यह फैसला हम नम्रता देवी से मिलकर बहुत जल्दी कर लेंगे, अगले इतवार तक ही। नम्रता देवी के शरीर में ठंडी ठंडी लहरें दौड़ रही थी। कानों में सीटियां सी बज रही थी। वो इससे आगे न सुन सकी थी। तेजी से वो एक कोने की ओर बढ़ गई। वहां जाकर एक खाली कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठ गई और उन्होंने आंखें बंद कर ली। सांसें बहुत तेज चलने लगी थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बदन में हल्की हल्की सी थरथरी तैर रही थी। थोड़ी देर बाद एक नौकर ने आकर शिष्टता से कहा, मालकिन, भिखारियों के लिए भोजन लगा दिया गया है। नम्रता देवी चौंक पड़ी और बोली, ठीक है, कोई भूखा न उठने पाए। खाने के बाद उन्हें सुनील के हाथों पैसे और कपड़े दिलवा देना। वो, मालकिन। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? मालकिन, वास्तव में भिखारी लोग आपके दर्शनों के बिना भोजन आरंभ नहीं करना चाहते और छोटे मालिक कह रहे हैं कि कपड़े और पैसे बांटने का शुभ कार्य आप ही के हाथों होगा। मैं चलती हूँ। अच्छा। फिर वो इस तरह कुर्सी पर से उठी जैसे कोई बहुत ही अधिक थका हुआ, यानी किसी बेंच पर बैठ गया हो और उसे फिर उठा दिया गया हो। नम्रता देवी कंपाउंड के उस भाग में आई जहाँ भिखारियों के भोजन का प्रबंध था। सुनील भी वही था। भिखारी नम्रता देवी को आशीर्वाद दे रहे थे। भगवान आपका युगों युगों तक भला करे। प्रभु आपके बेटे को लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य दे और वैभव दे। अल्लाह करे आपका बेटा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, उसका दुनिया में और भी बड़ा नाम हो। नम्रता देवी ने सब भिखारियों को कुछ न कुछ बोलते देखा, परंतु उनमें से 2 भिखारी ऐसे भी थे जिन्होंने जो बिल्कुल मौन सिर झुकाए बैठे थे, न तो जुबान से कुछ कहा था और न प्रार्थना के लिए हाथ ही उठाए थे। उनमें से एक बहुत बूढ़ा मर्द था जिसके सिर और दाढ़ी मूंछों के बाल खासे बड़े हुए थे। उसके शरीर पर चादर लिपटी हुई थी। दूसरी एक बुढ़िया थी जिसके सिर के बाल रुई के समान सफेद थे और जिससे गर्दन तक नहीं उठाई जा रही थी। नम्रता देवी के कहने पर उन भिखारियों ने खाना शुरू किया। बूढ़ा भिखारी और भिखारिन दोनों टटोल टटोल कर खा रहे थे। नम्रता देवी उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। सहसा वो सुनील की आवाज पर चौंक पड़ी जो कह रहा था, मैं आप इनके पास ठहरिए, जरा मेहमानों को देखूं। नम्रता देवी ने केवल गर्दन हिला दी। सुनील चला गया। नम्रता देवी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वो एक कुर्सी मंगवाकर बैठ गई। ड्राइवर की लड़की शुभ्रा और एक नौकर भिखारियों को भोजन करा रहे थे। नम्रता देवी ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। उनके कानों में बार बार 4 आवाजें गूंजती थी, कभी सुनील और दीपा की आवाजें और कभी त्रिलोकीनाथ और सुशीला की बातचीत और वह
बार बार काम सी उठती थीं। पता नहीं कितनी देर तक इसी हालत में बैठी रहीं। फिर ऐसा लगा जैसे उन्होंने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। उन्होंने आंखें खोली और संकेत से पास बुलाकर बोली, शुभ्रा देख बेटी, टेलीफोन उठाकर पिछले बरामदे में ले आ, बाहर के स्विच बोर्ड पर उसका तार लगा दे। शुभ्रा दौड़ती चली गई। नम्रता देवी ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर वो स्वयं ही उठकर पिछले बरामदे में आ गई जहां शुभ्रा फोन का इंस्ट्रूमेंट रखकर प्लग स्विच बोर्ड पर लगा रही थी। जब शुभ्रा प्लग फिट कर चुकी तो नम्रता देवी ने उससे कहा, जा तो भिखारियों को देख, भोजन कर ले तो रोके रखना। जी मालकिन। शुभ्रा चली गई और नम्रता देवी ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर डायल पर उंगली घुमाकर दूसरी ओर से आवाज की प्रतीक्षा करने लगी। कौन है? थोड़ी देर बाद दूसरी ओर से नशे में डूबी सी कुछ कठोर आवाज आई। क्या मैं जयकिशन से बात कर रही हूँ? नम्रता देवी ने धीरे से पूछा। मैं जयकिशन ही हूँ, मगर तुम कौन हो? दूसरी ओर से आश्चर्य से पूछा गया। और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? बम्बई के लोग तो मुझे जैक्सन पाल के नाम से जानते हैं और जैकी कहते हैं। मैं तुम्हें दिल्ली से जानती हूँ, नम्रता ने धीरे से कहा। व्हाट? मैंने एक दिन तुम्हें एक बड़े होटल में देखा था। उस समय मैं तुम्हें देखकर डर गई थी। मुझे पता चला था कि तुम जैक्सन पाल हो और एक गेस्ट हाउस चलाते हो। तुम कैसा गेस्ट हाउस चलाते होगे, यह मैं उसी समय समझ गई थी। तुम हो कौन? पाल ने गुर्राकर पूछा। अगर तुम्हारी नीयत मुझे ब्लैकमेल करने की है तो समझ लो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर मार डालूंगा। तुम लाख तहखानों में रहो, मैं तुम्हें निकाल लाऊंगा। नहीं, अब मैं इस पोजीशन में हूं कि तुम्हें हूं जरूरत ब्लैकमेल करने समझती नहीं, बल्कि मैं तो स्वयं तुम्हें 1-2 लाख रुपये देना चाहती हूँ। क्या मतलब? वास्तव में पहली बार मैं तुम्हें देखकर डर गई थी, लेकिन अब मुझे अचानक तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है। पहेलियों में बातें मत करो, तुमसे एक मामले में काम लेना है। मैं तुम्हारे ठिकाने को जानती हूँ। कल 8 और 9 बजे के बीच मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। मेरी प्रतीक्षा करना। सौदा तुम्हारे घाटे का नहीं रहेगा, मगर मैं बुरके में रहूंगी, अपने आदमियों को बता देना। फिर उन्होंने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही रिसीवर रख दिया और कुछ क्षण बाद ही रिसीवर उठाकर कई नंबर घुमा डाले। और जब उन्हें संतोष हो गया कि अब एक्सचेंज से इस कॉल के बारे में पाल कुछ नहीं मालूम कर सकता तो रिसीवर रखकर उठ गई। उनके चेहरे से अब संतोष छलकने लगा था। थोड़ी देर बाद शुभ्रा ने आकर कहा, मालकिन, भिखारी भोजन कर चुके हैं। नम्रता देवी कंपाउंड में आ गई। एक मेज पर कपड़ों के ढेर लगे थे, रुपये थाली में रखे थे और भिखारी पंक्ति में खड़े थे। नम्रता देवी एक एक भिखारी को बारी बारी से कपड़े और रुपये बांटती गई और भिखारी आशीर्वाद देते आगे बढ़ते गए।